द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक जहाँ तक भला जाए। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। दोस्तों हमारा एक यूट्यूब चैनल था जो सचिन गोस्वामी डीपी था, इसका चैनल का नाम भी सचिन गोस्वामी डीपी है। लेकिन जो हमारा पुराना चैनल था उस पर लगभग हमारे 1000 से प्लस सब्सक्राइबर थे, वो चैनल डिलीट हो चुका है। दोस्तों जो भी अब आगे आने वाली वीडियो है आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। बिना देरी करे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज हम करने वाले हैं रिवीजन नायक सीरीज 2.0 प्रैक्टिस सेट 1 का। जो भी आप क्लासेस आएंगी इसी यूट्यूब चैनल पर आएंगे। हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरुआत का मतलब है कि जो हमारी नायक सीरीज 2.1 थी, 2.0 थी, उसका हम प्रैक्टिस सेट 1 का रिवीजन करने वाले हैं। जो भी 17 प्रैक्टिस सेट अब तक करा चुके हैं नवीन सर, उन सभी का रिवीजन आगे भी जो भी कराने वाले हैं उनका भी रिवीजन अब इस यूट्यूब चैनल पर करने वाले हैं। दोस्तों बिना देरी करे वीडियो को अच्छी करते हैं स्टार्ट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें दोस्तों, एक अच्छा सा कमेंट करना। दोस्तों आपका कमेंट हमको एक मोटिवेशन देता है। दोस्तों इसकी हम पीडीएफ की बात करें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्लास का पहला क्वेश्चन है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कि जो नृत्य है, कौन सा नृत्य की बात करी जा रही है जो महाभारत, रामायण, महाकाव्यों और पुराणों की कहानियों से सन्निहित है। तो वो कौन सा नृत्य है, वो है कथकली। और बात करें कथकली और मोहिनीअट्टम, इन दोनों का संबंध ही किस राज्य से है, तो दोनों यही क्लासिकल डांस है, इन दोनों का संबंध ही केरल राज्य से है। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कुल शास्त्रीय नृत्य। जो हमारे क्लासिकल डांस है भारत के अंदर, कुल कितने क्लासिकल डांस हैं, तो 8 क्लासिकल डांस है। किसके अनुसार 8 क्लासिकल डांस हैं, तो जो संगीत नाटक अकादमी है उसके अनुसार 8 क्लासिकल डांस है। बताएं नौवा क्लासिकल डांस कौन सा है, तो नौवा क्लासिकल डांस है छऊ, जो 3 राज्यों के अंदर होता है। उनकी अलग अलग शैलियाँ हैं, जैसे मयूरभंज शैली उसकी उड़ीसा के अंदर होती है, सरायकेला जो शैली है उसकी झारखंड के अंदर होती है, और जो पुरुलिया शैली है उसकी पश्चिम बंगाल के अंदर होती है। और जो नौ शास्त्रीय नृत्य है वो मानता कौन है, जो हमारा कल्चर मिनिस्टर है, जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है, वो 9 शास्त्रीय नृत्य को मानता है। लेकिन जो संगीत नाटक अकादमी वो केवल 8 शास्त्रीय नृत्य को मानता है। बात करें कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी भी एक शास्त्रीय नृत्य है और किस राज्य का है, तो आंध्र प्रदेश के। यह शास्त्रीय नृत्य है। जो इसकी शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी, कुचिलापुरम ग्राम है एक कृष्णा जिले का, वहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं सत्रिया। सत्रिया जो क्लासिकल डांस है वो सबसे नवीनतम शास्त्रीय डांस है, क्लासिकल डांस है। इसकी जो उत्पत्ति हुई लगभग 500 वर्ष पुराना इसको माना जाता है। इसके फाउंडर कौन थे, तो इसके फाउंडर थे श्रीमद शंकरदेव। और सत्रिया का संबंध किस राज्य से है, तो इसका संबंध है असम राज्य से। यह 8वां नवीनतम क्लासिकल डांस है और इसको जब कब शामिल किया गया था, तो जो 2000 के अंदर इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है वो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। बात करें ओडिसी डांस है उड़ीसा का। ओडिसी डांस भी एक क्लासिकल डांस है, वो कहाँ का, उड़ीसा का। कथक की बात करें तो कथक का है उत्तर भारत का। उत्तर भारत के अंदर हमारे बनारस घराने भी आते हैं, रायगढ़ घराना भी आता है, बनारस घराना और लखनऊ घराना और जयपुर घराना, इन सभी का संबंध किससे है, तो जहाँ तक भी उत्तर भारत में जितने भी स्टेट हो गए, तुम्हारा उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, वहाँ कौन सा डांस होता है, कथक होता है। उत्तर प्रदेश राजस्थान के क्षेत्र के अंदर। मणिपुरी डांस जो होता है वो मणिपुर के अंदर होता है, मणिपुरी डांस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कथकली। कथकली जो है वो केरल के अंदर है और कथकली में जो नायक होता है उसको पाचा कहा जाता है, वहीं खलनायक को काती कहा जाता है। और इसमें कुल मुद्राएं होती है, 24 मुद्राएं होती है। इसमें श्रृंगार 5 प्रकार का श्रृंगार होता है। जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो मणिप्रबलम भाषा का प्रयोग किया जाता है। मणिप्रबलम का मतलब है कि मलयालम और संस्कृत से मिली हुई भाषा को मणिप्रबलम भाषा कहते हैं। बात करें मलयालम जो भाषा बोली जाती है वो कहाँ पर, केरल के अंदर बोली जाती है। और जो कोकोरो भाषा है वो कहाँ पर, त्रिपुरा के अंदर बोली जाती है। वहीं कोंकणी भाषा कहाँ पर बोली जाती है, गोवा के अंदर कोंकणी भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है सेकंड प्रश्न कि जो संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन है, उसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जो यूएसए का एक न्यूयॉर्क शहर है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। बात कर लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध पर, मतलब यूएनओ की स्थापना हुई किस प्रकार, तो पहला विश्व युद्ध हो जाता है 1914 से लेकर 1918 तक। तो पहले विश्व युद्ध के बाद होती है स्थापना लीग ऑफ नेशन की, ILO की स्थापना हो जाती है 10 जनवरी 1920 को। यह सोचकर कि आगे कोई भी युद्ध नहीं हुआ, जो ये युद्ध था बहुत विनाशकारी युद्ध था। इसके बाद सोचा गया कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो कंट्रोल करे सभी देशों के ऊपर और कोई भी ऐसी स्थिति ना बने ताकि दूसरा विश्व युद्ध हो। लेकिन यह जो संस्था बनी थी ये इतनी कारगर नहीं थी। उसके बाद हो जाता है 1939-1945 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध। इस विश्व युद्ध के बाद ही यूएनओ की स्थापना, मतलब यूएनओ जो था वो अस्तित्व में आया। यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 के कारण, क्योंकि लीग और नेशन ने अपना इतना अच्छा कार्य नहीं किया था, तो उसके बाद ही यूएनओ को बनाया गया था। बात करें यूएनओ के जो कितने अंग हैं, तो इसके जो कुल अंग हैं 6 अंग हैं, जिसमें से जो 5 अंग हैं उनका सभी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर है
और जो एक हेड क्वार्टर है उसका जो मुख्यालय है वो द हेग के अंदर, द हेग कहाँ पर है दोस्तों, नीदरलैंड के अंदर है। और इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय द हेग के अंदर है। और जो नीदरलैंड है वो कहाँ की राजधानी है, तो हेमस्टर्डम की राजधानी नीदरलैंड है। नेक्स्ट बात करें तो यूएन की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है, यूएन के अंदर प्रयोग किए जाने वाली भाषा का तो अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा का प्रयोग होता है। लेकिन जो अन्य कार्यकारी भाषाएं वो भी हैं, कौन सी हैं, कारक से, मतलब सी से हो जाएगा चीनी, ए से हो जाएगा अरबी, आर से हो जाएगा स्पेनिश, आर से हो जाएगा रशियन, एस से हो जाएगा स्पेनिश। ये 4 भाषाएं हैं वो कार्यकारी भाषाएं यूएन की। बात करें यूएन के चार्टर में है क्या, तो यूएन के चार्टर में जो चैप्टर हैं वो कितनी है, तो चैप्टर 19 दिए गए हैं। और जो आर्टिकल अनुच्छेद हैं वो कितनी 111 अनुच्छेदों को बताया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, यूएन के अंदर एक यूएन सुरक्षा परिषद होती है जिसको कहती हैं दुनिया का पुलिसमैन। इसके अंदर 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्यों में से 5 तो होते हैं स्थायी सदस्य और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य। जो स्थायी सदस्य होते हैं इनके पास होते हैं वीटो पावर। वीटो पावर मतलब ना करने की शक्ति इनके पास होती है। कौन कौन से जो देश हैं उनके पास वीटो पावर है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है और रूस है। इन सभी के पास वीटो पावर ना करने की शक्ति है। बात करें सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो कितने समय के लिए होते हैं, तो वह 2 वर्ष के लिए होते हैं। और भारत जो कितनी बार बना है, तो 8 वर्ष तक इसका सदस्य रहा है। पहली बार 1950 में बना था। और सर्वाधिक बार कितनी बार बना है, जापान बना है 12 बार इसका सदस्य अस्थायी। बात करें एक वर्ष में कितने देश चुने जाते हैं, तो एक वर्ष के अंदर 5 देशों को चुना जाता है जो संयुक्त सुरक्षा परिषद है उसमें अस्थायी सदस्य के रूप में। जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो इसकी स्थापना की तारीख को ही मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। जो कुल हस्ताक्षर किए थे जब इसकी स्थापना हुई थी, कुल कितने देशों ने किए थे, तो 51वें देशों ने किए थे। और जो 51वां देश था लास्ट वो कौन सा था, पोलैंड था। वर्तमान में इसमें कुल कितने देश शामिल है, तो 193 इसमें देश शामिल है। और जो सबसे नवीनतम देश था वो साउथ सूडान इसमें शामिल हुआ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न की जो अल्फ्रेड नोबेल थे, अल्फ्रेड नोबेल ने जो पुरस्कार की स्थापना की थी और इसकी स्थापना की थी, अल्फ्रेड नोबेल ने किस आविष्कार की स्थापना की थी। अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के थे, वो स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या बनाया था, तो डायनामाइट बनाया था। जो विस्फोटक होता है एक डायनामाइट, उसको बनाया था। अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म हुआ था वो 1833 के अंदर हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1896 के अंदर हुई थी। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, स्वीडन के वैज्ञानिक थे दोस्तों। बात करें नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी, तो इनकी वसीयत में लिखा गया था नोबेल पुरस्कार के बारे में। 1900 के अंदर इसकी घोषणा हुई थी, पहली बार 1901 के अंदर दिया गया था। शुरुआत में मात्र यह 5 क्षेत्रों के अंदर दिया जाता था, लेकिन इसमें एक छठा क्षेत्र जुड़ा गया था। 1968 में घोषणा हुई थी, लेकिन छठा ऐड हुआ था 1968 के लिए। लेकिन पहली बार इसको दिया गया था पुरस्कार अर्थशास्त्र का 1969 के अंदर। और 5 क्षेत्र कौन कौन से एकदम हमने इस प्रकार से याद किया, PCB मतलब P से हो जाएगा फिजिक्स, C से हो जाएगा केमिस्ट्री तो भौतिकी और रसायन के लिए, B से बायोलॉजी, बायोलॉजी का संबंध किससे है, वो डॉक्टर से मतलब चिकित्सा, भौतिकी, रासायनिक, चिकित्सा, साहित्य और शांति के लिए। इन 5 क्षेत्रों में पहले दिया जाता था, लेकिन अब वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और इसकी जो घोषणा होती है वो कब होती है, तो जो नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा होती है वो घोषणा होती है अक्टूबर महीने के अंदर ओस्लो में, जो नॉर्वे की राजधानी है स्वीडन की नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, वहाँ पर इसकी शुरुआत घोषणा होती है। प्रदान किए जाते हैं ये कब, 10 दिसंबर को जब मानव अधिकार दिवस होता है, जब इसको प्रदान किए जाते हैं। कहाँ पर, स्टॉकहोम, जो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है वो वहाँ पर इसको प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो जो कौन देता है शांति का नोबेल पुरस्कार, तो शांति का नोबेल पुरस्कार देता है नॉर्वे की संसद है स्टोलिन संसद के द्वारा इसको दिया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सबसे कम उम्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको मिला था, तो सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजई को मिला था। मात्र 17 वर्ष की उम्र में 2014 के अंदर इनको मिला था। इनकी बुक थी वी आर डिस्प्लेस। नेक्स्ट बात करने से सबसे अधिक उम्र में किसको नोबेल मिला हुआ है, तो सबसे अधिक उम्र में गुड इनफ को मिला हुआ है। गुड इनफ को कब मिला था दोस्तों, गुड इनफ को 97 ईयर मतलब 97 वर्ष की उम्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि जो भारत में हवाई परिवहन कब शुरू हुआ था, तो 1911 के अंदर शुरू हुआ था। एक डाक सेवा के रूप में इसको शुरू किया गया था। और कहाँ से, प्रयागराज, जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद से नैनी तक ये कुछ दूरी थी इलाहाबाद से, मतलब इलाहाबाद के अंदर है नैनी, दोनों डिस्टेंस के बीच इसको शुरू किया गया था। और जिस हवाई जहाज़ को शुरू किया गया था, प्लेन था, वो उसका नाम था हेबर बाईप्लेन। बात करें ये जो हवाई मतलब हवाई परिवहन है वो किसके अंतर्गत आता है, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1932 में हुई थी स्थापना किसकी, टाटा एयरलाइंस की। लेकिन 1946 के लिए ये किस में बदल गया था, तो एयर इंडिया के अंदर टाटा एयरलाइंस बदल गया था। बात करें भारत का जो पहला हवाई अड्डा है वो कौन सा है, जुहू हवाई अड्डा है। कहाँ पर, मुंबई के अंदर। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है, इंदिरा गांधी है, मतलब इंटरनेशनल जो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली के अंदर वो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। बात करें भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा, राजीव गांधी है, हैदराबाद के अंदर स्थित है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 100वां जो हवाई अड्डा है वो कौन सा। तो 100वां हवाई अड्डा है ये आपको कमेंट करके हमको बताना होगा। तो दोस्तों इसको कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि जो 100वां हवाई अड्डा है भारत का वो कौन सा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला विश्व का कौन सा हवाई अड्डा है। तो कोच्चि। और किस मॉडल पर आधारित है। पीपीपी मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट बात कर लें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है सेंसस से कि सेंसस 2011 की जनगणना थी, उसके अनुसार जो दशकीय वृद्धि दर थी वो कितनी थी। तो एक दशक के द्वारा 17.64% जनसंख्या वृद्धि हुई थी। बात करें सबसे अधिक वृद्धि कब हुई थी। 1961 मतलब 1961 से 1971। इस दशक के दौरान 24.80% की वृद्धि हुई थी। सबसे अधिक वृद्धि माना जाता है इसी को। सबसे कम कब हुई थी। 1911 से 1921 माइनस के 0.31% नेगेटिव ग्रोथ रेट रही थी। इसी को महाविभाजन काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है जो भारत की जनगणना 2011 के बारे में बताया गया है। जो जनसंख्या घनत्व था 2011 का वो 382 था, और जो लिंग अनुपात था वो 943 था, और बाल लिंग अनुपात 919 था। साक्षरता लिटरेसी की बात करें तो 74.04% थी लिटरेसी, जिसमें से मेल की बात करें तो मेल कितने परसेंट जो शिक्षित थे वो 82.1%, और वहीं फीमेल की बात करें तो 65.46% थी। तो 2011 थी उसकी जनगणना के आयुक्त कौन थे। सी चंद्रमौली जी थी। और जो जनगणना ने अपनी रिपोर्ट दी थी वो कब दी थी। तो 31 मार्च 2011 को इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करें और सबसे कम की बात करें तो सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश के अंदर। वहीं सबसे कम कहाँ का है। सिक्किम के अंदर है। वहीं क्षेत्रफल में बात करें सबसे अधिक क्षेत्रफल कहाँ का है तो राजस्थान का है, और सबसे कम कहाँ का है तो हमारा गोवा का है। किसका दोस्तों। गोवा का है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फॉलो ऑन का संबंध किससे है तो क्रिकेट से है, और क्रिकेट के किस प्रारूप से है तो टेस्ट मैच से इसका संबंध है। जब 200 रनों का अंतर हो जाता है दोनों टीमों के बीच तो उसको फॉलो ऑन कहा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं T20। केवल T20 मैच के अंदर पावर प्ले कितने ओवर का होता है। 9 ओवर का 6 ओवर का होता है, और एक बॉलर कितने ओवर फेंक सकता है। मैक्सिमम अधिकतम से अधिक 4 ओवर ही फेंक सकता है एक बॉलर। बात करें DRS की तो DRS एक डैकवर्थ लुईस सिस्टम था। इसकी शुरुआत 1997 के अंदर हुई थी, लेकिन जो इसका प्रयोग है वो टेस्ट मैच के अंदर नहीं किया जाता है। DRS की फुल फॉर्म में डिसीजन रिव्यू सिस्टम है। बात करें दुनिया का पहला जो खिलाड़ी आउट हुआ था DRS से वो कौन था तो वीरेंद्र सहवाग थे। T20 फॉर्मेट के अंदर इनको आउट किया गया था। बात कर लेते हैं भारत का जो पहला ODI मैच कप्तान कौन था। भारत का ODI पहला कप्तान कौन था अजीत वाडेकर थे। बात करें टेस्ट मैच की तो टेस्ट मैच जो होता है वो 5 दिन का होता है। 90 इसमें ओवर फेंके जाते हैं। इसमें लंच टाइम होता है वो 40 मिनट का होता है, और टी ब्रेक जो होता है 20 मिनट का होता है। इनिंग ब्रेक जो होता है वो 10 मिनट का होता है। ODI के अंदर इनिंग ब्रेक जो होता है वो 40 मिनट का होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। रेत की समाधि टॉम ऑफ सेट किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों। गीतांजलि श्री के द्वारा उपन्यास लिखा गया है। इसी को 2022 के अंदर जो बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार वो उनको मिला था। इसका जो इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया था। 2022 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो भी गीतांजलि श्री को टॉम ऑफ सेट की मतलब रेत की समाधि के लिए इनको मिला था। बात करें अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार इसकी शुरुआत 2005 के अंदर हुई थी। जो बुकर पुरस्कार मान बुकर जिसको कहते हैं उसकी शुरुआत 1969 के अंदर हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गीतांजलि श्री की अन्य पुस्तक टारोहिट और द एम्प्टी स्पेस किसकी पुस्तक है तो गीतांजलि श्री की पुस्तक है। जुप्पा लाहिड़ी की बात करें तो जुप्पा लाहिड़ी की कौन सी पुस्तक है। वेयर अबाउट्स है, इंटरप्रेस ऑफ मेलोडीज़ है, द लोलैंड है, और द नेमसेक। इन सभी की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई हैं तो जुप्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बात करें अगले प्रश्न की। जो गवर्नर जनरल है दोस्तों कौन गवर्नर जनरल का जो पद है पहली बार किस एक्ट से आया था। 1773 के रेगुलेट एक्ट से गवर्नर जनरल का पहला पद आया था, और इसी एक्ट से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे एलिजा एम्पे थे। इसमें 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। कौन कौन से चैम्बर्स थे, लेमिस्टर थे और हाइड थे। चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड इसके अन्य 3 जो न्यायाधीश थे वो थे। बात करें 1700 रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो इसको पेश 18 मई 1773 को फेडरिक नॉर्थ के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसलिए इसको नॉर्थ एक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें तो इसके द्वारा BOD मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और BOC मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाया गया था। इसमें 14 सदस्य थे। यह व्यापार से संबंधित था, और इसमें 6 सदस्य थे यह राजनीति से संबंधित था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है जो 1813 का एक्ट था उसके द्वारा AIC की जो मोनोपोलिसी थी एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था, और भारत के अंदर ईसाई मसीहियों को मंजूरी दी गई थी उसको प्रचार प्रसार करने के लिए। 1858 के बाद क्या हुआ था 1857 में क्रांति हो जाती है, और 1858 के बाद BOC जो था और BOD था उसको समाप्त कर दिया गया था, और भारत के अंदर सीधा किसका शासन आ गया था क्राउन का शासन भारत के अंदर आ गया था।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1919 जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं, ये किसके समय का था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। ये प्रांतों में इसके द्वारा द्वैध शासन शुरू किया गया था। किसके द्वारा? 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। और इंडिया जो थी उसमें विधान परिषद को बांट दिया गया था। एक तो थी विधान परिषद द्वैसदनीय थी, एक तो उच्च सदन थी, एक निम्न सदन थी। जो दोस्तों उच्च सदन थी वो राज्य परिषद थी और जो निम्न सदन थी वो निम्न सदन को केंद्रीय विधान परिषद कहा गया था। इसमें 145 सदस्य थे और इसमें 160 सदस्य थे दोस्तों। और जो इसके द्वारा ही वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है इसमें भारतीयों को शामिल करने की अनुमति दे दी गई थी। और दोस्तों 1909 के कौन सा एक्ट था? तो मार्लियामेंटो सुधार एक्ट कौन सा था? 1909 का था। बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने दास्ता का नियम कहा था? तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने इसको दास्ता का नियम कहा था। बात कर लेते हैं दोस्तों, दास्ता का नया अधिकार कहा था। बात करें 1935 के एक्ट से हुआ क्या था? तो केंद्र के अंदर द्वैध शासन शुरू हो गया था। जो सेंट्रल थी उसके अंदर द्वैध शासन को शुरू कर दिया गया था और जो प्रांत थी उसके अंदर द्वैध शासन को ख़त्म कर दिया गया था 1935 के एक्ट के द्वारा। प्रांतीय सरकार बनी थी, बर्मा को अलग कर दिया गया था 1937 के अंदर। संसदीय अदालत बनी थी जिसमें जस्टिस था, तो 1937 के अंदर आरबीआई की स्थापना भी इसी एक्ट से हुई थी। शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था। जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची का जो आई थी अस्तित्व में 1935 के एक्ट से आई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि जो ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो कब पारित किया था? 18 जुलाई 1947 को पारित किया था। बात कर लेते हैं माउंटबेटन योजना कब की है? तो 3 जून 1947 की यह योजना है। इसको डिक्री बर्थ प्लान भी कहते हैं या बालकन प्लान भी कहते हैं। पंडित नेहरू ने इसको बालकन प्लान कहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है किस यूरोपीय समुदाय ने भारत में प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? तो सबसे पहले कौन आए थे भारत के अंदर? यूरोपीय कौन थे? तो वो थे पुर्तगाली थे। पुर्तगाली भी कौन था? वास्को डिगामा था। 1498 के अंदर भारत आया था। और एक तो 1498 के अंदर आया था और 1502 के अंदर आया था। बात कर ली एक 1524 के अंदर भी यह आया था, 3 बार आया था। और इसको कालीकट केरल के अंदर राजा जुमेरिन जो थी उन्होंने स्वागत किया था इनका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो क्रम रहा है यूरोपियन का वो किस प्रकार रहा? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं, फिर डच आए हैं, फिर ब्रिटिश और फिर फारसी, ये इनका क्रम रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो पुर्तगाली थे इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? तो कोच्चि के अंदर खोली थी 1503 के अंदर। और दूसरी फैक्ट्री खोली थी 1505 के अंदर कुन्नूर के अंदर खोली थी। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। जो भारत का पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कौन था? अल्बुकर्क था। कौन? अल्बुकर्क था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न की जो पहला गवर्नर था वो कौन था? अल्मीडा था, फ्रांसिस डी अल्मीडा। जो ब्लू वाटर पॉलिसी और जो कॉटेज सिस्टम लेके आया था वो भी कौन? अल्मीडा जी लेके आया था। भारत में आने वाला सेकंड जो पुर्तगाली था वो कौन था? कैम्ब्रेल आया था। बात करें सेकंड गवर्नर कौन था? तो अल्बुकर्क था, जो वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ये 1509 से 1519 तक इसका शासनकाल रहा था और 1510 को इसने गोवा में जीत हासिल की थी। नेक्स्ट बात कर लें अगले प्रश्न की। पुर्तगाल सबसे लंबे समय तक कब भारत में रहा? मतलब पुर्तगाली सबसे लंबे समय तक रहे थे भारत के अंदर। 19 दिसंबर 1961 से इनको ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा से इनको बाहर लेकर आया गया था। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसके निर्माण के समय इंग्लैंड का जो शासक था वो कौन था? तो एलिजाबेथ सेकंड थी, फर्स्ट थे। EIC का निर्माण 1600 AD के अंदर हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है महारानी जो एलिजाबेथ थी इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने के लिए राजकीय अध्यादेश कब जारी किया था? कब जारी किया था? 31 दिसंबर 1600 के अंदर जारी किया था। तब उस समय भारत का शासक कौन था? अकबर था। और कंपनी में 1559 में मर्चेंट एडवर्जन ने बनाई थी। ये कंपनी जो EIC कंपनी थी इसके द्वारा बनाई गई थी। बात करें इसके लिए 15 वर्षों का एक अधिकार मोनोपोली से प्राप्त कर दी गया था पूर्व के देशों के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है जो तटीय रेखा है भारत में कितने राज्य अपनी तटीय रेखा लगाते हैं? तो ये हो गया हमारी कोस्टल लाइन। यहाँ पर कितने राज्य हैं? तो ये तो हमारा हो गया पश्चिम का हिस्सा और ये हो जाएगा हमारा पूर्व का हिस्सा। तो पूर्व के अंदर कितने राज्य सीमा लगाते हैं और जो पश्चिम के अंदर कितनी तटीय सीमा लगाती हैं? यहाँ गुजरात लगाता है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र लगाता है, महाराष्ट्र के बाद कौन आता है? गोवा लगाता है, गोवा के बाद कौन सा लगाता है? कर्नाटक लगाता है, और कर्नाटक के बाद कौन लगाता है? केरल लगाता है। फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 5 तो लगाते हैं इस पश्चिम साइड। और सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। जैसे ये हमारा हो गई कोस्टल लाइन, एक मिनट, ये हमारी हो गई कोस्टल लाइन, ये हमारा हो गया पूर्व का हिस्सा और ये हो गया हमारा पश्चिम का हिस्सा। पश्चिम के अंदर गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा और गोवा का हो जाएगा, राइट थे हम, राइट, गोवा हो जाएगा और कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक के बाद केरल हो जाएगा। ये जो 5 है वो हमारे पश्चिम के साथ सीमा लगाते हैं। और ये हो गया तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये हमारे 4 लगाते हैं
पूरब की ओर। तो इस प्रकार से 9 राज्य हमारी तटीय सीमा साझा करती हैं। तटीय सीमा की कुल लंबाई भारत की कितनी है? 75 किलोमीटर है। सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी? G80 मतलब गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की सबसे अधिक तटीय सीमा है। बात करें अगले प्रश्न की, जो 9 डिग्री चैनल है वो कहाँ पर स्थित है? तो कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच स्थित है। बात करें भारत का सुदूरस्थ बिंदु कौन सा है? तो सबसे जो नीचे बिंदु है कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। इसको पिलमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। बात करें भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है उत्तरी अक्षांश। वहीं देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है पूर्वी देशांतर। बात करें पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट बात करें अगले प्रश्न की, तो जो कर्क रेखा है भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात से होकर गुजरती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। सबसे अधिक निकलती है कहाँ पर? सबसे अधिक निकलती है मध्य प्रदेश के अंदर, सबसे कम निकलती है गुजरात के अंदर से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लास्ट प्रश्न की। लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का, जो भारत में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण है? कौन सा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, RBI है। बात करें गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो इंडियन गवर्नमेंट करती है, भारत सरकार के द्वारा किया जाता है और इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। पहले गवर्नर कौन थे? तो पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ और दूसरे गवर्नर थे जेम्स टेलर और तीसरे गवर्नर कौन थे? CD देशमुख थे और ये पहले भारतीय गवर्नर भी थे दोस्तों। तो दोस्तों ये रही आज की क्लास। कैसी रही क्लास? आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को अधिक से अधिक, और चैनल पर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रैक्टिस 2 के साथ।